Thanks for tuning in. Enjoy the podcast. But सबसे ज़रूरी, stay curious. हेलो और पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपॉलजीज, मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, बट मैं जो आज के गेस्ट थे उनसे बात करने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था, और द फैक्ट कि मुझे ऐसी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आई वेंट अहेड विद इट। सो अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज कर्नल शेखर अत्री। ही इज फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस 2 पैरा एसएफ, और सर ने 12 पैरा एसएफ कमांड भी की है। और रिसर्च करते हुए मुझे ये भी पता चला कि सर 5th जनरेशन सोल्जर हैं। तो आई एम होपिंग कि आज की कॉन्वर्जेशन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। Thanks a lot, Arun, and it's really exciting, like we were talking earlier, to talk to the youth of the country and talk to the people who are listening to your podcast, and to whatever life's experiences has been. It's I really find that that is one of the values that I can give back to the society, जो कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी इस स्टेज पे कि जो भी मिला है समाज से अपनी कम्युनिटी से वो वापस भी करना है, if not less, at least whatever best I can do. So thanks a lot यहाँ पर बुलाने के लिए। सर दैट यू आर बीइंग टू काइंड। और हाँ, मैं इंट्रोडक्शन में जनरली चीजें भूल जाता हूँ। सर एक बुक भी लिख रहे हैं, और इट्स अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट जेनजी। तो जब सर की बुक आएगी, आई वुड रिक्वेस्ट जो भी हमें सुनते हैं टू रीड अ बुक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कॉन्वर्जेशंस आर डेफिनेटली एक तरीके का इंट्रोडक्शन, एक प्राइमर होती हैं। बट जो चीजें आपको किताबों में मिलती हैं, दे आर अनपैरेलल्ड। वो नॉलेज जो कंसोलिडेशन होता है वहाँ पे, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी किताबें पढ़ के। तो जब भी सर की बुक आए, आप लोग प्लीज पढ़ें। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्वर्जेशन सर, आप सेकंड पैरा एसएफ से बिलोंग करते हैं, और सेकंड पैरा एसएफ मुझे रिसर्च करते हुए पता चला कि 71 वॉर में वाज एक्चुअली एयर ड्रॉप्ड, और पैराड्रॉप, आई डोंट नो इज द राइट फ्रेज टू यूज, बट एयर ड्रॉप्ड इन देन वेस्ट पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश। तो सर लेगेसी मतलब बहुत रही होंगी, यूनिट्स में आपकी कहानियां रही होंगी काफी कुछ जो आपने भी सुनी होंगी। क्या उससे रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, समथिंग? Uh, well, 2 Para SF is a very very old battalion. uh, 1897 में 2 Para SF बनी थी, एंड उसके बाद में 2 Para SF ने जहाँ भी ब्रिटिश आर्मी ने कैंपेन्स किए, तो हर जगह जा कर के 2 Para SF तब मराठा यूनिट होती थी, तो एज अ मराठा यूनिट हर जगह जाके बैटल ऑनर्स, थिएटर ऑनर्स हमारे पास हैं। एंड 2nd वर्ल्ड वॉर में विक्टोरिया क्रॉस भी इस यूनिट को मिला, नायक यशवंत गाडगे पॉस्टमसली। एंड वही जो परंपरा है उसको आगे चलाते हुए, वही ट्रेडिशंस आगे चलाते हुए 1971 के ऑपरेशंस में 2 पैरा को टास्क मिला था कि एक इम्पोर्टेंट ब्रिज था, तंगेल बोलते हैं, एंड तंगेल में ड्रॉप करके वो ब्रिज को कट ऑफ करना है जो कि ढाका की तरफ जाता। सो उस टाइम के काफ़ी वेटरन्स हैं जो कि अभी भी हमारे बीच हैं, ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज, जो उस टाइम पे ऑपरेशंस में थे। और हर साल जब भी रेजिंग डे होता है, जब भी कोई सोशल गेट टुगेदर बटालियन में होता है, तो वो लोग आते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, और जैसे कि आपके हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के कि इन लोगों ने किस हालात में क्या क्या काम करके गुजरे हैं। तो किसी भी सक्सेसफुल ऑपरेशन के पीछे जो मेहनत होती है टास्क मिलने के बाद और ऑपरेशन से पहले, उस टाइम के जो ट्रेनिंग थी वो सुन के हमको कि लगातार 4-5 महीने आप एक ही टास्क के पीछे, मतलब कि शू लेस से लेकर के बड़े से बड़े एमुनेशन और हथियार तक सब कुछ की तैयारी करना, सीक्वेंसिंग करना। एंड जबकि 40 या 50 एयरक्राफ्ट आपके साथ जा रहे हैं, कहाँ पर क्या कार्रवाई होगी, कौन कहाँ गिरेगा, और एक बार आप जहाज से बाहर निकल जाते हो तो देन कहाँ पे आप लैंड करेंगे, उसके बाद ग्रुप कैसे करेंगे, वही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, स्पेशली जब आप दुश्मन के इलाके में हो। इस ऑपरेशन की एक और खास बात ये रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये अकेला एक एयरबोर्न ऑपरेशन है जिससे कि पैराट्रूपर जो हैं वो कि दुश्मन की टेरिटरी में लैंड किए थे।
रशिया यूक्रेन वॉर में अभी शायद हुआ था, बट इन बिटवीन इस टाइम में दुनिया में, पूरी दुनिया में यही एक एयरबोर्न ऑपरेशन है जो कि लड़ाई के दौरान हुआ। सो जो भी ऑपरेशन का टास्क था बिहाइंड एनिमी लाइंस जाकर के कैप्चर करना, वो सक्सेसफुली किया गया। एंड हमारी बटालियन का जो रास्ता था वो पूरा ढाका तक, उसके बाद में दुश्मन में इतनी खलबली मच गई कि वो पूरा रास्ता छोड़ के खाली कर करके भाग गए। एंड ढाका में घुसने वाली हमारी बटालियन पहली इंडियन आर्मी की सेना थी जो कि ढाका के गेट्स पे पहुंची थी। तो उस समय के जब हम फोटोग्राफ्स देखते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, अगर आप मेहनत करेंगे, टास्क और अपने काबिलियत पे भरोसा रखेंगे तो स्काई इज द लिमिट फॉर सक्सेस। सो वो एक जो भी मेरा टाइम यूनिट के अंदर रहा, तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर हर एक जवान जैसे अफसर के लिए रहता है कि हमारी बटालियन ने इतने बड़े बड़े टास्क किए हैं, हम कोई भी बड़ा टास्क सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो वही हम ड्रॉ करते हैं इससे। वाओ सर, आई मीन मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ और मिलिट्री हिस्ट्री भी देखता हूँ उसके पार्ट में, जब खासकर जो 71 वॉर इतना इम्पोर्टेंट वॉर है अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो। द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, जो प्लानिंग थी, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके बारे में जितना पढ़ा जाए सर कभी कभी लगता है उतना कम है। अभी फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शॉ सर पे तो मूवी भी बन गई है, तो नाउ वी नो अबाउट हिम, बट मैं जो भी वेटरन्स आते हैं मैं उनसे हमेशा लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जेकब के बारे में जरूर पूछता हूँ। आई थिंक उनकी भी जो प्लानिंग थी और जिस जो हमने आई थिंक ढाका को जिस तरीके से लिया, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इट्स सो एक्साइटिंग टू एवरी टाइम हियर अबाउट इट सर। या राइट। यस सर। एक मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि सेकंड पैरा एसएफ इतनी डेकोरेटेड पार्ट है हमारी आर्मी की, और आप खुद एक फिफ्थ जनरेशन सोल्जर हैं सर। एक लेगेसी, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो या किसी इंडिविजुअल की हो, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर उसको शेप करने में? लेगेसी, उसकी हिस्ट्री, जो परंपरा, आपने एक शब्द यूज किया। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के समय में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल का आप सोशल स्ट्रक्चर देखें तो हमारी फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो मैंने जो जीवन जिया है, मेरी दादी भी उसी घर में थी, मेरे चाचा भी, मेरे बुआ भी, तो सब आसपास थे। तो काफ़ी ना सिर्फ माँ बाप से बल्कि बाकी रिलेटिव से भी आपको काफ़ी जो पुरानी जनरेशन ने जो भी किया है उसके बारे में काफ़ी ज्ञान मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है, एंड एक रास्ता भी दिखाई देता है कि मेरे को ज़िंदगी में करना है। अ, ये लेगेसीज जो हैं, ये बताने का ज़रिया है कि इसी परिवार में, इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आज आप मुश्किल चीज़ें देख रहे हैं, वही मुश्किल चीज़ें आपके पास्ट में लोगों ने की हैं और इससे भी मुश्किल हालातों में की हैं। अभी अगर आप सियाचिन की बात करें तो लोगों ने वो नॉर्मल वाले जूते पहन के भी सियाचिन चढ़ा है और उसके ऊपर कब्जा किया है, उस टाइम पे जबकि इतना एडवांस्ड इक्विपमेंट नहीं होता था। सो वो एक लेगेसी बन जाती है कि लोगों ने इतना जान की बाजियां लगा के जो हमारे लिए हासिल किया है, हमको अगर उनसे अच्छा ना कर पाए तो एटलीस्ट उनकी नकल करने की कोशिश करनी चाहिए, या उनके जो भी भावना थी उसको रिस्पेक्ट देते हुए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक परिवार के अंदर और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि फौज में एक परिवार ही बन जाता है, क्योंकि आप 18-19 साल की उम्र में घर छोड़ करके फौज में घुस जाते हो और फिर वही आपका अगले जितने भी साल आप नौकरी करते हो, साल के 9 महीने आप वहीं उन्हीं के साथ में हो, दिन रात सुबह शाम, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, जी रहे हो, तो वही एक परिवार बन जाता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट बेंचमार्क बन जाता है हम सबके लिए। ओके, सो दैट वाज द थिंग, एंड उसी से फिर हम आगे चल के अपना जो भी, जब भी मुश्किल आती है तो उसी को एक जो बीरबल की खिचड़ी वाली लाइट है वही देख के हम चलते रहते हैं कि अच्छा, जो हम बात करते हैं कि उसी से हमको आगे का रास्ता भी दिखाई देता है। सर हाँ, प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में? जैसे प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी इज लाइक कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम बोलते हैं कि हर दिन आप अगर
1% से भी इम्प्रूव करेंगे तो आप 100 दिन में 100% इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगी। तो एफर्ट विज़ावी कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंसी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एफर्ट का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आप कर रहे हैं दिन में छोटा भी 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आप देख मिरर करके इफेक्ट सर। चल रहे हैं तो आपने लगता है नेटवर्क पे खांसी भेज दी मेरे को भी। बट तो कंसिस्टेंसी एफर्ट से ज़्यादा ज़रूरी है। एफर्ट चाहे कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो तो इम्प्रूवमेंट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी। दैट सॉरी फॉर दैट। हाँ सो मैं बोलिए। आपका और कहीं सुन रहा था कि आप कंसिस्टेंसी और प्रिपरेशन पे इतना फोकस करते हैं कि 2 ड्रिंक्स के बाद भी यही डिस्कस हो रहा होता है कि हाउ कैन वी प्लान बेटर? इस तरह हाँ की वो भी है। मीन्स फौज में ज्यादा कुछ बाहर का बात करने का ना स्कोप होता है ना इंटरेस्ट होता है। तो इवन इन सोशल गैदरिंग्स अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स लेग पुलिंग और ये सब के अलावा हम उसी के दौरान अपना अ, ये भी कर लेते हैं कि एटलीस्ट हैव सम काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन वेयर वी वांट टू गो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट। तो सर ये सिंगल माइंडेड फोकस होना जो कि आजकल इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट है। डू यू थिंक कि इसकी वजह से जितने एफिशिएंट हमारी यूनिट्स होती हैं, हाउ मच रोल डज दिस हैज टू प्ले सिंगल माइंडेड फोकस इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस टुडे? सिंगल माइंडेड फोकस ऐसे भी नहीं बन जाता है। आपको याद होगा आप जानते हैं कि हम सब चाहे सैनिक है चाहे बिजनेसमैन है चाहे किसान है, सब उसी सोसाइटी से उठ के आ रहे हैं। तो हम अगर उसी खेती से उठ के आए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेड़ 1000 किलो आम देगा और एक पेड़ 1 किलो आम भी नहीं देगा। लेकिन बात वही है जो आप बोल रहे हैं कि किस तरह की आपने उसके बाद में अपने आप को डेवलप किया है, अपनी काबिलियत को डेवलप किया है, क्या तरह की आपने अपनी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट की है, एंड किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हैं, किस नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन किस साइकोलॉजी के साथ, सोशल साइकोलॉजी जो होती है कि आपके जो दोस्त थे वो किस प्रकार के रहे, आपकी सोसाइटी किस प्रकार की रही है। तो वो भी एक बड़ा अहम किरदार प्ले करता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ यू लुक एट थिंग्स। जैसे कि मैं हिमाचल से आता हूँ एंड आर्मी इज द वे ऑफ लाइफ। Soldier is a very respected person in our society, and why they are respected is because of the sacrifices they make. And sacrifice is not just going into operations, but अपने घर से पूरी उम्र दूर रहना, जहाँ देश बोले वहाँ पे जाना, जिस तरह की ड्यूटी करनी हो उस तरह की ड्यूटी करना, और उसके दौरान में अगर कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाती है तो उसमें भी बिना झिझक कूद जाना। तो हमारी सोसाइटी एटलीस्ट इन हिमाचल रिस्पेक्ट होती है नॉर्थ इंडिया में। तो वो एक आपको जोड़ देती है एक बड़े उसके साथ में, पर्पस के साथ में, दैट हाउ डू आई वांट टू टेक इट, यस आई मस्ट आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस organization या this thought process, and how best can I do that, let me also join the army and contribute to the cause. So we look at it from the service point of view as such. Military is a service, but उस भावना से करना, जॉब की तरह नहीं, एक भावना से करने में और जॉब की तरह करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो भावना से नहीं कर रहे हैं, भावना से वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि commitment is towards the financial side more than it is towards the nation building per se. And secondly, nation building is an afterthought, कि अगर बिजनेस काम करेगा तो बिजनेस टैक्स देगा, मैं काम करूंगा मैं टैक्स दूंगा, जिससे कि देश में कंट्रीब्यूशन होगा। इट्स अ सेकेंडरी इफेक्ट, नॉट अ प्राइमरी इफेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, टू कंट्रीब्यूट टू द प्राइमरी कॉज इज, इसकी बात ही कुछ और है। सर एक जो ब्रदरहुड होता है आर्मी में, एक यूनिट में जब आप लोग साथ रहते हैं, जैसे नाम नमक निशान का जो एग्जांपल्स मैं कंसिस्टेंटली सुनता हूँ, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है
डिफिकल्ट मोमेंट्स में अपने आप को पुश करने के लिए और टू कीप द ग्रेटर आइडियल्स इन इंस्टेड ऑफ योर ओन सेल्फ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकली हर इंसान या हर जानवर जो है उसकी प्राइमल इंस्टिंक्ट है खुद को बचाना, बट इस तरीके से ट्रेन होना कि किसी कॉज को अपने आप से ऊपर रख के अपने कॉमरेड की, अपने साथी की लाइफ को अपने से ज्यादा रख के ऐसे हम्म। टास्क परफॉर्म करना, इसमें ये जो ब्रदरहुड है, जो फर्टर्निटी है, जो नाम नमक निशानी, ये कैसे सर ये चीजें इम्बाइब करती हैं आपने? और इनफैक्ट जैसे आपने बोला कि एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू सरवाइव, अमीबा से लेकर के द बिगेस्ट एनिमल वांट्स टू सरवाइव एंड सरवाइव एट एनी कॉस्ट. War is only place where you have to voluntarily go towards something which may lead to death. So the cause, जो कारण होता है, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका दूसरी तरफ देखने का ध्यान इन अपनी तरफ देखने का ध्यान ही ना जाए. और वो कॉज क्या हो सकता है? वो कॉज देश नहीं है. वो कॉज आपके जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे साथ वाले को भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा. अगर मैं ये काम करूंगा तो हमारी यूनिट का नाम जो है ऊंचा होगा, हमारी कंपनी का नाम ऊंचा होगा, हमारे ट्रुप का नाम ऊंचा होगा. तो उस तरह से अगर सोच हम रखें जिसमें कि अ, जो हम बोलते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, सो सेवा परमो धर्म जो होता है, कि अगर हम उसको अपने ऊपर रखें. और ये जब से हम, जैसे मैं एनडीए गया था, सर्विस बिफोर सेल्फ हुआ था मोटो. सो वहीं से अगर आप देखते आ रहे हो, कोई भी जवान जब ज्वाइन करता है, सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में यही है कि मेरी रेजिमेंट मेरी इज्जत. तो उसको अगर आप अपने साथ जोड़ेंगे तो वो जो आप बोल रहे हैं मौत के मुंह में जाना आसान हो जाता है. एंड द पर्पस बिकम्स बिगर इन इटसेल्फ देन योरसेल्फ. सो बहुत जरूरी है नाम नमक निशान, और इसी के ऊपर आर्मी चलती है, इसी के ऊपर हमारी नींव रखी गई है. और यही कारण है कि आज तक इंडियन आर्मी इज द मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. And that is the reason why we are still going strong the way we are going. यस सर, बिकॉज मैंने कई वेटरन्स को ये बोलते हुए सुना है, एंड इट ऑलवेज मेक्स मी वंडर कि मतलब जो आप बोल रहे हैं कि मौत के मुंह में जाना आसान हो जाता है विद अ स्माइल। एक अगर गलती से गैस थोड़ी ज्यादा जली रहे तो उसमें हाथ चला जाए तो उसी में हाथ पीछे हो जाता है। जिसमें आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो खैर वहाँ मतलब यहाँ बैठ के सर पॉडकास्ट करते टाइम क्वेश्चंस पूछना तो मेरे हिसाब से आसान है, बट टू रियली एग्जीक्यूट दोस थिंग्स दैट वुड बी अनदर डिफरेंट लेवल। सर जैसे जैसे अभी पैरा एसएफ की सर जो प्रोबेशन पीरियड है वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग है। व्हाई? बिकॉज एक तो मैं उसे गया नहीं हूँ, और दूसरा उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की फिजिकल और मेंटल प्रोग्रेस को जो है एक्सट्रीमली टेस्ट होता है। मैं कुछ टाइम पहले कर्नल शिरीष पांडे सर से बात कर रहा था, जिन्होंने ये प्रोसेस को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो सर ये जो प्रोबेशन है, मतलब एज एन इंडिविजुअल अगर मैं आपसे पूछूं, तो उसमें जाने से पहले और उसको करने के बाद क्या आपको लगा कि अंदर कुछ बदला है, या कुछ अंदर था जो बाहर आया है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट सर एट अ पर्सनल लेवल? हाँ, मीन्स डेफिनेटली जब आप कैडेट होते हो, जीसी होते हो, आईएमए में आप ऑफिसर से बात करते हो जो कि ऑलरेडी रेजिमेंट में काम कर रहे हैं. आपके साथ में सब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स आर देयर हु आर फ्रॉम द रेजिमेंट. तो आप सबसे यही जानना चाहते हो कि प्रोबेशन में क्या होता है, कैसे सिलेक्ट होते हैं. और सब यही बताते हैं प्रोबेशन में तो तेल निकाल देते हैं जीसी, एंड इट्स नॉट वेरी इजी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड पागल कर देते हैं टाइप्स ना. And the selection rate is pretty low for me. uh, After June of 96, uh, yeah, correction, June of 98, in December 2001 I was the second officer who got selected. So within that period, around 1.5 years का period था, so in which no officer joined the unit, or they people came but did not get selected. And
इट्स नॉट दैट कि सभी रिजेक्ट हो जाते हैं एंड देयर इज अ स्पेसिफिक नंबर जो कि सिलेक्ट करने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बट जितने भी क्राइटेरिया मीट करेंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे, whosoever comes, that is one. सेकेंड इज प्रोबेशन का क्या है. प्रोबेशन इज बोथ अ ट्रेनिंग एज वेल एज एन इवेलुएशन. जो मेरे को लगता है कि उसी दौरान आपको एसएफ टैक्टिक्स का समझ, आपके अंदर जो इक्विपमेंट है, जो हमारी प्रोसेसेस हैं, उनको समझने का ताकत और उनको इम्प्लीमेंट करने का ताकत, आपका दिमाग कितना चलता है, नॉट ओनली जस्ट टेक्निकली बट जब मुश्किल आती है. जब मैंने उससे पहले कभी 40 किलोमीटर्स रन नहीं किया था, तो देर इज अ 40 किलोमीटर स्पीड मार्च. सो बहुत हुआ था कि अच्छा 40 किलोमीटर्स विद 22.5 kgs और समथिंग एंड रनिंग इट इन 5 hours 20 minutes, less than that, means it's like running a marathon with 22.5 kgs, right? तो आज तक कभी किया नहीं था. बट उससे पहले मीन्स काफ़ी एकेडमी में भी ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, लॉन्ग वॉक्स वगैरह सब कुछ किया था, लेकिन नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग. सो जो एक मेंटल बैरियर होता है which at one point starts taking over. The mind says, "Oh, your body is tired now; it has given up. Uh, how will you do the next 20 kilometers?" Then you keep pushing your mind for the next 5 kilometers. नहीं नहीं चल हो जाएगा, नहीं नहीं चल हो जाएगा. And next 5 kilometers again, it's oh, another 15 kilometers left. It's still so long. And एक फेस आती है जबकि बॉडी सीजेस टू मैटर. बॉडी से पेन का फीडबैक आना बंद हो जाता है. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. You don't feel any pain, you don't feel any tiredness. It is only your mind that is playing that game. It is only that mind that keeps you telling either to stop or to keep going. And that is the only game. So वही जब मैं प्रोबेशन से निकला after 40 kilometers, I realized that 25, before that you already run 20, you run 30. So 40 is the next progression. So हमारे टाइम पे पराक्रम was on, so we ran 20. And 20 is the most tiresome and the most demanding. And 40 mein to we like, oh, double the distance. And how will we do it? Means 20 में इतनी बुरी हालत हुई थी, तो 40 में क्या होगा. But by the time one crossed 30, after that last 10 kilometers I realized was purely on mental power. Body was neither stopping you nor going along with you. It was your brain that was driving everything. So that is the only change I personally realized, apart from the technical stuff that we learned. That at the end of the day, it is your mind that will take you places. It is not your body. People who climb Everest do not climb because they have got six packs or they have got 18-inch biceps. They climb it because of their minds. And that is what the probation teaches you, that mind is above your body. And the mind should not give up. That is the only thing that they teach you in probation, or that is the learning lesson for the probation, that do not give up. You can crawl, you can claw, but do not give up. मैं सर 2 इंस्टेंसेस शेयर करता हूँ आपके साथ। एक कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह आए थे सर 7 पैरा सबसे, उनसे बात हो रही थी। तो मैं ऐसे ही जैसे पॉडकास्ट के लिए सर्च कर रहा था, मैं उनके पॉडकास्ट भी सुन रहा था एंड दैट डे आई रियलाइज़ कि वो अभी भी डेली 30 किलोमीटर भागते हैं। तो मैं भी भागता हूँ था, बट मैं 6 या 7 राउंड अपने पीछे भाग रहा था एंड देन मैं वो पॉडकास्ट सुनते-सुनते एक दिन मैं 15 राउंड भाग गया। तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं 15 राउंड भाग गया हूँ। दैट वाज़ लाइक डबल ऑफ व्हाट आई वाज़ ऑलरेडी डूइंग एंड दैट वाज़ लाइक 8-9 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर्स हो गया होगा। और उस दिन से मैं डेली भाग सकता हूँ उतना। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर किन्हीं की बात सुनते-सुनते आप कर गए, मतलब वो चीज़ आप में ऑलरेडी थी। इट वाज़ So ऑलवेज़ it सम was not मेंटल a body. बैरियर। इट वाज़ अ माइंड। और दूसरा सर स्पेशल आई थिंक आप आई मीन ऑल द सोल्जर्स स्पेशली ऑफ द एलीट काइंड आई फाइंड देम वेरी हम्बल। मैं अभी इससे पहले एक
वेटरन पायलट से बात कर रहा था, विंग कमांडर अभिजीत गोखले सर। उनके तो आई वाज आस्किंग हिम सर कि हाउ इज द एक्सपीरियंस इन द कॉकपिट, एंड ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने बिल्कुल एक सिंपल भाषा में जो है वो समझाया कि कैसी चीजें चलती हैं। तो मैं उनसे बात करते सर, वो मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कि मैं उनसे एग्जांपल दे रहा था कि सर कितना तेज़ एक जहाज होता है फाइटर प्लेन एज़ कंपेयर टू व्हाट वी सी इन आवर डेली लाइफ। एंड उनका माइंड अभी इतना शार्प था दैट ही वाज़ सो इन द मोमेंट दैट उनके कैलकुलेशंस क्वेश्चन पूछते ही आ जा रहे थे, एंड फॉर मी इट वाज़ टेकिंग सम टाइम एंड आई एम नॉट दैट बैड एट मैथ्स। तो 2 चीज़ें मुझे इन सारी चीज़ों से स्टैंड आउट करती लगती है। एक तो ऑब्वियसली द माइंड एंड हाउ मच रोल इट डज़ हैव टू प्ले, एंड सेकंड सर द प्रेजेंस ऑफ माइंड। कि ये इतना ज़्यादा स्कैटर्ड रहता है आजकल कि टू फोकस इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज सर। That's true. That's true. सर So, ये सो ये मेरा अगला क्वेश्चन इसी से था कि स्पेशली एज एन एलीट सोल्जर, एज समवन हु इज बिलोंग्स टू हु गोज इनटू दिस स्पेशल फोर्सेस, how much what is the proportion, if I can say, of the mind and the muscle? I believe muscle is also important, the vehicle to perform those actions is also important. तो सर कैसे मतलब ये बैलेंस कैसे रहता है सर? like I said, mind will always be number one. Uh, Physical capacities can, over a period of time, dip. But if I have seen people who have walked tens of kilometers despite a fractured ankle or a slip disc or a broken tendon, and just because, and they did not even complain, कुछ नहीं पैर मुड़ गया ऐसा, but I can do, because the mind was committed to the task so much that they did not want to give up. So at one point, yes, but physical fitness definitely is there, and that is one of the things that gives you that confidence that you can take it anywhere. Uh, yeah. So no matter how fit you are, but if your mind is not fit, you can't go much. So that's what I want to say. सर आपका प्रोबेशन आपने बताया ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे हुआ, तो आई थिंक योर इंडक्शन इज बाय ट्रायल ऑफ फायर, इफ इट्स राइट टू से सो इन दैट थिंग। Yeah. आप सर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए अ बिट ऑफ, इफ यू कुड जस्ट डिस्क्राइब कि ऑपरेशन पराक्रम एक्चुअली था क्या, जस्ट द होल जनरल थिंग। Operation Parakram happened after the Mumbai attacks, in which we were posturing to launch a full scale war against Pakistan. And this started in October, November of 2001, and in which most of the Indian Army forces troops were already deployed along the borders wherever their actual operation tasks are. So, generally, as a background, army is not deployed 100% of the times on borders. They only occupy the critical border areas जहाँ से कि मान लो टेररिज्म हो रहा है या जहाँ से स्मगलिंग हो रही है, वहाँ बीएसएफ डिप्लॉयड होता है. Not all along the borders, not along Gujarat, Rajasthan, Punjab, but that time the entire army occupied the entire western frontier as if there was a war to be launched, and that was the sense of it, that we will launch a war on Pakistan. So everything went as per the actual war. जो भी deployments थे, trainings थी, we were given our actual tasks at that time as special forces, that this is what you have to do. We were training for that, and so it was just कि वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती है तो फ्लैग डाउन होने का वेट कर रही थी ट्रेन, कि जब फ्लैग डाउन होगा तो वी विल लॉन्च अ वॉर. लकीली और अनलकीली दैट फ्लैग डाउन कभी हुआ नहीं, and but the train was ready to go into Pakistan. So that was the thing. So that is Parakram, and I was very lucky that I joined at that time when the Parakram was in progress, the deployment part. हमारा probation उसी में हुआ, and ours was a sped up probation because they wanted people up. And when I joined the unit, unit was actually preparing for operations. So I got to see firsthand. You can imagine that special forces unit actual operation tasks, getting to know them, getting to train for them, understanding each and every screw and spanner of what goes into planning, training, execution.
at that time, being the junior most officer of the team that I was leading, it's an immense exposure right at the beginning of your career, because the feeling actually was that maybe tomorrow, maybe next day, we will be launched. Every day it used to be the same. So today we will do this training, and we had a window of 48 hours. Within 48 hours, we'll be given a notice to move. So every day we were preparing, every day we were training, and expecting that today the orders will come. Today the orders. सो नकली कुछ भी नहीं था। लाइक जनरली पीस टाइम ट्रेनिंग में होता है कि अच्छा 10 किलोमीटर जाना है तो चलो 5 जाके आ जाएंगे, बाकी पेपर के ऊपर कवर कर देंगे। तो एवरीथिंग वाज रियल, एवरीथिंग वाज एक्चुअल, and like all the weapons, ammunition, equipment, rations, everything was packed as such in our bags, ready. With that only we used to train, that this is what I have to carry, this is what I'll train with. And that was I think most of the officers and jawans who joined during that period uh, did learn a lot of things. The second best to what people who joined during Kargil would have learned, that is 2 or 3 years before us, 3 years before us, before we joined. So the second best exposure was during Parakram, where you saw the entire army deployed and how things were going to go down if actual war happened. So yes, I take that as a very very important milestone in my career, that I got to see the Parakram at that. इंडीड सर। सर, मैं अगेन जैसे चीजें सुनता रहता हूँ, और एक मेजर विवेक जेकब है, वो काफी उनके पॉडकास्ट आते हैं। होप सो वन डे आई गेट टू टॉक टू हिम। ही अपीयर्स ऑन अ डिफरेंट स्पिरिचुअल रियल, तो मेरे को दोनों चीजें बात करने को मिल जाएगी। उन आपने भी और उन्होंने भी, अगर वो सेम ही ऑफिसर थे, कैप्टन हर्षन के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके पॉडकास्ट की एक लाइन थी सर, मुझे, मैं आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा, उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग, गॉड ब्लेस हिज सोल, they were at a very different level. I mean, with the kind of physical prowess, the humility and the mind that they possess. So for like people like me, अगर आप अपने experiences share करें, that will be a great thing to learn, sir. Yes, firstly, Vivek Jacob, a very good friend since NDA days. He was a Yes, year junior to me, but then our frequencies matched during that time, although we were in different squads. But great friend still. And Harshan, yes, again, lost to the nation. And like Vivek said, and like I always believe, he was one of the greatest officers that have come up, greatest human beings, in fact, that I've come across in my life. We've read about people, we've thought about people, but means nothing beats the kind of mm, commitment that person had, the kind of simplicity he carried around, uh, the kind of capability that the person had. It was amazing. Uh, he was means there's not a crooked bone in his body that you can talk about till today. That I can find any fault कि अच्छा ये इसने गलत किया था, I cannot ever, because it has never been so. कई बार होता है कि अच्छा ये अच्छा लड़का है बट ये गड़बड़ कर देता है, nothing of that sort with that guy. Amazing human being, very very down to earth, very very capable. uh, अगर वैसे बात करूं तो इट्स लाइक Mercedes vehicle with a very simple body types, no? Plain Jane types Mercedes vehicle, something like that. Very very capable. It means you could be a friend's friend, but not an enemy's enemy, in the sense that you cannot expect anything bad from him, even if he is not your friend. And professionally super confident. क्या बताऊं अभी adjectives, I run out of adjectives every time. uh, he was in my SCON, joined. I was closely associated in the sense that we are from the same SCON. He's again 1.5 years junior to me. Uh, Saw him come up in the academy from his first term till he joined my battalion again to Para in the valley for the first tenure that we were moving out, and subsequently the second deployment as well. We were together. I luckily second deployment I came back from the UN, and we were already deployed, so I could not meet him. But whatever we spoke, he was still the same and going strong.
एंड जनरली एक चीज जो मैंने बड़ी अच्छी नोटिस करी कि वट एवर क्रिटिसिजम्स वर थ्रोन एट हिज वे, he would never get defensive. He, if I tell you that, oh, you are a stupid person, he will say, no, no, you are a stupid person, right? Or why are you calling me stupid? I am not stupid. I am this, and this. Maybe you need to think again. He would never do that, even in his thoughts. So, whatever senior officers used to tell him, hey, Harshan, you're not doing this, okay. He would make sure that the next time he was the master of that thing. And he was a Mallu sent to do the mountain warfare course, uh, hoping that he would do well. He broke all the records there. In whatever the competitions are for mountain warfare, and he broke them by a mile and a half. Means it's not कि छोटा मोटा 1 minute का time cover कर दिया. We broke them by a mile and a half. And when he came back, he was still the same humble Harshan. Again, he went back for winter warfare. Again, broke all the records, and still the same simple Harshan. So that was the greatest thing about that guy, that he would go within to improve himself rather than tell people how they are wrong, and that's the greatest quality I liked about only him. और सर आई मीन जब आप बात भी कर रहे हैं, हम लोगों ने जितनी बात करी, आप मतलब क्या जिंदगी रही होगी सर, वो किस तरीके से जिए होंगे कि आप आज इतने साल बाद भी उनके बारे में बात करके आपके मुंह पे एक स्माइल है. आई मीन योर Very simple एनर्जी guy, and सो. simplicity was means the benchmark. Like I said, Mercedes with a very similar simple body, something like that. Like beautiful person. Oh, so great. I mean, it's so inspiring. I mean, to listen about such people. आपने एक चीज बताई सर, मेजर विवेक जेकब आपके फ्रेंड है, डियर फ्रेंड ऑफ योर्स. तो वो एक मेंशन करते हैं कि उन्होंने इंडिया के टाइम पे कोई बॉक्सिंग मैच किया था, समथिंग दैट ही वन अगेंस्ट सम सुपर सीनियर और समथिंग. मैंने सुना है सर. डिड यू विटनेस दैट मैच? Yeah, in fact, both of us were boxers. In fact, I ओह. was also a gold medalist in NDA. Again, we are from the neighboring scones. I am from Gulf, he's from Fox, and so-called enemy scones kind of thing. We call each other Pakistan. So, but then that's only in India, not outside. You'll not believe it. He was my boxing second during my final match. As a Goldscon cadet, he was my second. Is the person who comes inside the ring when the break is there to ओके help you ओके out ओके. with all the things. So generally, it's your own Scon type who is the second. He became my second during my boxing finals, and my semi-finals was one of his Scon mates. And he told me कि सर ये ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे ऐसे करना तो आप जीत जाओगे. And the semi-finals was the toughest bout. Similarly, for him again, he is again a very see. It's all in the mind, right? Why we clicked was that our minds were already means stone cold इन killer ट्यून. type minds, so to say. So the मार से डर नहीं लगता था. So we used to always find opportunities to fend for the other person. So that's what, like I was saying, that whatever your body is going through, if your mind is stable, I think you can turn any tables. So he was again a great boxer, and he was a means boxer from the heart, so to say. So yeah, you can still find it in demeanor. Maybe I was more of a technical and a patient kind of boxer, but he was not. And yeah, so that's where our friendship began actually, from boxing onwards. And then we had Harshan, and there were so many other common factors. Um, Wanting to join the special forces was another one. His father being from the 9th para was again a connecting factor. So that was how things began with us. Yes, so boxing has been one of the greats. And mind you, before India, I have never boxed again earlier. ओके So I ओके. joined India. After that, only I learned and I became a gold medalist. So in IMA again, I was a gold medalist. So there's no questions about that. सर आप कितने अच्छे तरीके से बोल देते हैं, बहुत के मुंह में जाना आसान हो जाता है. आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट बिकॉज आई फील मार्शल आर्ट्स इज अ वेरी एब्सोल्यूट थिंग, एंड आई फाइंड दैट इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग एज वेल, क्योंकि सर बहुत एब्सोल्यूट है, कुछ और है नहीं. आइदर यू आर हिटिंग और यू आर गेटिंग हिट.
I mean, there's no other way about it, and it's a very humbling experience as well. तो सर, आपने जैसे ये facet बताया कि आपने academy में जाके ये boxing सीखी, तो that I won't say that is late, but it's a bit later in life. तो did you realize when you first started to box कि okay, I always had that instinct to box में भी, जब आपने पहले Hmm, start किया? see, I come from Dharamshala. I had done some martial arts kung fu training I had during school time, and but then there was no contact kung fu training. You know how it is, right? Yeah, So that was there. Plus, body was not weak per se. कि मेहनत करके जो भी है गांव देहात में जैसा होता है, तो बॉडी वाज नॉट वीक. ओनली थिंग वाज सेल्फ कॉन्फिडेंस, that can I do it or not, was the question mark, that how will it be. So my first time I got I won one round, one level, and a second level I got defeated. The next term again I reached semi-finals. The third term I made it to the finals. So it was a progressive kind of development for me. It was not कि अच्छा आज ही ग्लव्स पहने और कल से I am Muhammad Ali. That was not the thing. It was a very, very deliberate kind of thing. And with every boxing tournament, I learned a few things by doing it or by seeing other people do it. So it was a means overall great contributor as to how to fight, what the combat is all about. So, like you said, it is a very real thing when it boils down to hand to hand. So rest all the combat then becomes farther and farther apart. So सर, इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, स्पेशली मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करता हूँ, अभी आई एम नॉट गोइंग टू द सुपीरियर फॉर्म, नॉट टू सुपीरियर बट द एडवांस फॉर्म ऑफ कॉम्बैट जो आप लोग विद वेपन्स करते हैं, व्हिच आई थिंक मुझे लगता है सर वेपन्स इंसान ने हिस्टोरिकली इन्वेंट ही इसलिए किए थे जो फिजिकल प्रोवेस को मैच नहीं कर पाए, तो लेट्स हैव समथिंग, आई मीन माइंड ओवर मसल एनीवे अगेन. सर, बॉक्सिंग में या किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट में पिटाई खाने की क्षमता रखना कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than मारने की क्षमता से, क्योंकि मार तो पड़ेगी. yeah, definitely. So वही मैं जो बोल रहा था कि if your body हाँ, can take it and you can still think कि कहाँ पड़ हाँ, रही है हाँ. और ये क्या कर रहा है. So that is what the game theory what we say. I choose my move based on what you choose. So if I am seeing that he is all the time coming from the left side, maybe I'll one time duck that left side and attack his open side. So वो दो चार बार पढ़ेंगी, बट मेरे को उस टाइम पे वो पढ़े हुए पर वो जो तारे नजर आते हैं उस पर फोकस नहीं करना है. जहां से तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं वहां से जगह ढूंढनी है. So that is how it is. Yes. So focus should be on finding the weakness and exploiting it rather than making yourself feel weak. Oh, so that's a very brilliant takeaway for me. सर, जब हम माइंड की बात करते हैं मसल के ऊपर, और जब हम वॉरफेयर की बात करते हैं, एंड आई थिंक एज ह्यूमन काइंड राइट नाउ वी आर ऑल लिविंग इन आवर हेड्स. टेक्नोलॉजी है, सब कुछ जो है इट्स ऑल अबाउट आवर हेड, और बायोलॉजी या जो हमारी बॉडी है, कभी कभी मुझे लगता है कि उस इंस्टिंक्ट से हम थोड़ा दूर हो रहे हैं. तो हाउ हाउ डू यू व्यू साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सर आजकल जो चल रहा है जिस तरीके से? हाउ हाउ इम्पोर्टेंट, मतलब हाउ, what role is it playing? Not important, but what role is it playing? Psychological warfare, in the sense, what is being projected by China as a superpower, Uh, or we can take that as an example, but I was talking about society in general, so psychological, not warfare, society in but like, general. Yes, yeah, again, the same thing it is, because I see again two major reasons. Firstly, is that we don't have any good mentors or good guides or good guidance available. Secondly, we connected with that is that we do not have enough respect for somebody's ideas or thoughts. We think कि हमको सब कुछ मालूम है. The WhatsApp Academy has taught me everything. And thirdly is the social media proliferation. The way social media has entered our lives, and it has become like what I was reading recent surveys. Every youngster less than 25 years of age is now spending at least 4.5 hours on mobile screens as an average, national average. So you look at it, 4.5 hours you're getting thrown at with random ideas, nothing constructive.
within those random ideas, now you can also put in your mind games or that kind of psychological warfare which we are talking about. AI is going to be a disrupting factor in this, wherein you'll not be able to determine if anything is true, what is real, and what is fake. And that is going to be a mind changing or a mind bending effect on everyone in the society. The more our dependence on the electronic uh, mode of communication or seeking our information, the lesser we depend on independent research, the lesser we depend on uh, getting our own ideas or viewpoints after studying something or reading something. We just look at two people talking about something. I respect this person, huh? So whatever he's saying is again a right thing. So we base on that whatever our thoughts are there, rather than look see. Even if I hear somebody's viewpoints, I should be that okay. He said this. Let me check it. How true or how false is this, or what is the counter argument to it? Let me find out something. Do some independent research and formulate your own viewpoints or views about the thing. So social media, psychological warfare, all are interwoven into a very, very uh, nice web in which most of our younger generation is getting caught. And you see thousands of videos floating around. Hey, do this, you will make $500 a day without doing anything. Do this, you will make $1,000 a day. And second news would be that this person got duped of these many thousands or these many lakhs. Same time, now the person is being thrown at with a very very means lucrative offers. He will fall for it. It's a human tendency that if I tell you don't ride the bike, you will fall. The second person says, hey, look at my reel, I'm riding so fast, I'm having such a good time. More likely you will follow the second person because he's having a good time. So that monkey in your mind obviously wants to have fun, and that's what takes you to all these things. So times, thoughts, and our minds are means people who are reading books and getting viewpoints of different people from across the world will be wiser. People who are just basing their opinions on whatever they see or whatever they listen, without doing any due deliberation, in-depth research, or building on those ideas, getting education, getting skills, will always be at a loss. That's my take on it. In the long run, knowledge will be the superior one, uh, and everything else, all the shortcuts will fall in their own place. Person having knowledge will be the only person who will succeed. Yes, and yeah, there are countries which are using these things very wisely, but that is all to geopolitics. I leave that part right now. मैं एक जनरल और सर पर्सपेक्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि then this is a question from me at a personal level and that includes me as well. खैर मुझे अब लोग बोलते हैं आप सीनियर जेनजी हो, जेनजी नहीं हो तो एनीवे थैंक्स फॉर दैट, वो तो है ही। तो आपको लगता है सर हमारी जनरेशन जो है आर वी are we uh, do we prefer entitlement more than duty? I mean that comes first, you know, जितना मैं study करता हूँ पहले, I mean there were duties and then there were maybe outcomes that you would get out of it, but you had duties to perform। और जब मैं duty कहता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम आर्मी में ही जाएं या हम कुछ भी करें। duty is just the general duty, जो धर्म धर्म कहते हैं जिसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट में, जो हमारे धर्म है करने का। बट यू फील कि आजकल वो बाद में आता है, पहले हमें, मेरे को खुद के बारे में भी लगता है कि पहले मैं शायद इंटाइटलमेंट मांगता हूँ कि पहले ये दे दो, फिर बाद में जो है वो मैं करता रहूंगा जो करना है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं खुद इसका Very दोषी हूँ सर, nicely, मैं very nicely किसी को put जज across. नहीं कर रहा, Yes. मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ। Duties versus entitlement, again, it's a human nature, right? Uh, with the least amount of effort to get the maximum returns. We are greedy by nature. And you see a monkey, you give him 10 apples, he will try to put all the 10 in his mouth at the same time. His mouth might have capacity for two only. So that's what we are by nature. But as a society, as a human being, we've been given certain when the society is formed, it is on premise that you will abide by certain rules or certain duties.
which will be considered as social responsibilities or social duties, and based on that, you will receive certain kind of social securities and securities like uh, means legal support. You will receive social support regarding your personal welfare. So on and so forth. So yes, if you look at it from, it's a means self-defeating idea that if I want returns before I invest, those are at the cost of somebody else who has invested. And if everybody starts like eye for an eye will leave the whole world blind, but for one person who will still have one eye left. So the thing is that yes, we were talking about these things. So it is at somebody else's cost, right? Whatever freebie you are getting today, it's somebody else's cost. If you don't contribute down the line, if everybody starts wanting and not giving anything, we are heading downwards on that spiral, and one day that spiral will lead to a social destruction. That's what I see. So that's not good for anyone. No freebie is good for anyone. uh, you might have to work for it, and you might have to put in some kind of value into the society, wherein you can think that okay, now I have put in this much, now I need some returns. So that can be still an acceptable norm, but as socialism says that everybody, irrespective of the effort, will get something in return, I don't think that is going to be a successful societies. None of the communist societies have, or socialist societies have survived for this simple reason. And meritocracy and the kind of effort that you put in, yes, for that, your effort vis-a-vis return should be guaranteed, and that's how we'll see progress in the society. So that's what I look at. So not means like it's an old saying, right? Before you ask what your country can do for you, tell what you have done for your country. Yeah. So means look at it from that point of view. Yes, definitely, that is true. इंडीड सर, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं अपने लिए पर्सनल लेवल पे पूछ रहा था कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ऐसे बिहेव करता हूँ कि पहले आई वांट दिस टाइम नॉट दैट, देन आई रिमेम्बर कि सालों पहले, आज से 100-200 साल पहले, मेरे मेरे से उम्र कम उम्र के लोग, and they used to go on expeditions, they used to climb on boats, go without insurance and anything, just to find some promised land. They don't know whether they will return or not, could be, but that was their duty to do. I mean, there was no entitlement. That's how Yeah. I think everybody progressed, आगे चलने का. एंड सर, थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे साथ इतनी सारी चीजें शेयर करी फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव. एंड एज अ एंडिंग रिमार्क, सर, आप धर्मशाला से आप बता रहे थे, धर्मशाला बहुत सुंदर जगह है, मैं वहाँ बहुत जाता हूँ. इट्स Okay. धर्मकोट और ऊपर धर्मशाला, तो आई मीन इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल. आई लव दैट होल प्लेस. बहुत ही सुंदर जगह, सर. तो Great, आई great. समटाइम्स आई Thanks. जस्ट गो देयर. एंड थैंक्स अ लॉट, सर, आपने इतना कुछ शेयर किया. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बुक्स, सर, जो आप लिख रहे हैं. Thanks. व्हेन इज Thanks a इट lot. कमिंग आउट, सर? I'm looking at next 2-3 months at least. It's Oh. still in work in progress, because you can think so many things. I can speak to so many things. But once the biggest problem is once you start typing or once you start putting those things in words, uh, you have to think twice. I can tell Arun, you are not a very handsome looking guy. But if I have to tell the world on a book that Arun is not a handsome guy, I have to think of thousand things. Am I being fair? Am I being biased? So yes, because that's how the value of the book will increase or decrease based on what kind of self audits that I have done on my words. It has to seem fair for everyone and everybody. If I can put it in 10 logical arguments why Arun is not a handsome guy, and then I put it across that okay, that is why Arun is not a handsome guy, maybe it will be taken. But putting those words down, I'm taking responsibility for the entire statements I'm making. It's under my name. So, not fear, but yes, you have to be self auditing in the sense that you're not biased. Your personal biases don't come within your experiences and the way you narrate them. So,
that personal bias, Arun, I've been doing quite a lot of research. We've got a huge number of biases, and there are so many online tools available to check your biases. As to, we think, okay, I am not a racist person, but I checked my bias. I am biased towards light skinned black people than the dark skinned black people, as an example. So it's a bias. I wouldn't realize it. I say, no, from me, Gora, Kala, Brown, sab theek hai. But if you go into deep, the tools are there which can help you identify if you're biased more towards women or men, if you're biased more towards educated people or uneducated people, so on and so forth. So one should check those things as a tool for self audit, and that has given me so many feedbacks that now whenever I write, I try and be very deliberate about it. Otherwise, rambling and ranting, whatever we have just spoken, will cover 30 pages of my book. So it's not very difficult, but then that answerability and responsibility of putting it across lies with me and solely with me. And I want it to be a responsible work rather than a hurried up kind of thing. कि शेखर अपनी को लिख ख्याल आया उसने लिख दिया irrespective of what everybody else thinks. So yeah, anyways. But अपनी I am लिखी हुई looking चीज। forward to a good यस work, सर। and let's see how it goes. अपनी लिखी हुई चीज भी सर वेट कर रही है ना, तो मैं जब लिखता हूँ कभी कुछ या किसी चीज के लिए भी लिखता हूँ, मुझे लगता है पहले ड्राफ्ट में ये क्या लिखा है मैंने, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट अगेन। आई मैं अपने खुद के लिखे हुए स्टफ में जब इतना वेटिंग, नॉट इन द सेंस कि आप कुछ बायसनेस या सी, बट टू ensure ki that the best version of whatever you actually mean to say is there on the That's page. true. And sir, That's true. हम लोग biases तो सर इंसान में, I believe that we humans are emotional beings and we provide rationals to justify whatever we decided emotionally rather than the other way around. Yeah, And that is there. that is one of the biggest bias कह लीजिए या reality I feel sometimes. But this is one thing which I never brought out in myself. I am a very, very self auditing person. So at one point, if you have to be a leader of people, and there's nobody above you at a certain level, you have to be above yourself. You have to audit all your actions and all your thoughts, कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, because all of us know what is a right thing and what is a wrong thing. सही क्या है, गलत क्या है, हम सबको मालूम रहता है, बट फिर भी हम करते हैं। वो जो करते इसलिए हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये तो मेरा डिसीजन है, कोई चेक नहीं करेगा मुझे। बट अगर आप खुद को ही चेक करोगे तो आप वो भी नहीं करोगे. So that is what I have been doing, practicing in my entire life, self audit, especially when it comes to ethics. And let's see how things go forward. That's helped me a lot. आई डोंट नो सर हाउ, मतलब मैं एज इन अपनी सिर्फ बात करूं तो आई नो कि सेल्फ ऑडिट करना, खुद को स्क्रूटिनाइज करना, आई थिंक इट्स सबसे मुश्किल चीजों में से एक है, क्योंकि अपनी पिक्चर के सर हम सब हीरो या हीरोइन होते ही हैं। देन टू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योरसेल्फ डाउन फ्रॉम द पेडिस्टल, सामने रखना खुद के इमोशनल बायसेस या रेशनल बायसेस या खुद की वाइसेस को एक्सेप्ट करना, फिर उसे स्क्रूटनाइज करना, आई फाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। So sir, kudos for that. कर सकते हैं, कर सकते हैं. Thank you, sir. And that definitely, so that is one of the takeaway for me, and I think for the listeners as well. And I hope so, sir, that you enjoyed your time with us, because for one, I did it for sure. And thanks a lot, sir. Thanks a lot.